हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ बिल। अब ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस पर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टर्म टू मैच्योरिटी या ड्यू डेट जिसे कहते हैं हम, वो निकालना। फिर उसके बाद जो ड्रॉर है और ड्रॉई है उसकी बुक्स में बेसिक जर्नल एंट्रीज़, फिर वेरियस केसेस की ड्रॉर क्या क्या कर सकता है उन बिल्स का। फिर डिसोनर ऑफ बिल देखा, उसमें भी अलग अलग केसेस में डिसोनर की एंट्रीज देखी। और फाइनली ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिन्यूअल ऑफ बिल। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिन्यूअल मतलब बिल फिर से एक बार रिन्यू करना, पुराने बिल की जगह नया बिल लेके आना। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, डिसोनर के केस में तो क्या हुआ था कि ड्रॉअर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और ड्रॉई ने एक तरह से बिना बताए अपनी लायबिलिटी छोड़ दी। तो बेसिकली ये गलत बात है, एथिकल नहीं है कि अगर उसने प्रॉमिस किया है पैसा देने के लिए और लास्ट मोमेंट पे उसने बताया नहीं और पैसा नहीं दिया, तो इसमें बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। तो उस केस में नोटिंग चार्जेस होते हैं और उस केस में हो सकता है उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई हो, उसकी कैपेबिलिटी नहीं हो देने की, या उसका इंटेंशन नहीं हो देने का, चीटिंग का मन कर गया हो, तो उस केस में नोटिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, लीगल एक्शन लेने के चांसेस होते हैं। पर ये एक ऐसा होता है कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जेन्युइन प्रॉब्लम अगर मान लीजिए ड्रॉई को है, लास्ट मोमेंट के उसके पास फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ड्रॉअर से और थोड़ा टाइम मांगता है कि थोड़े और टाइम बाद वो अगर पैसा दे दे तो कैसा रहे। तो उस केस में फिर अगर ड्रॉअर मान जाता है तो उसमें एक वो अरेंजमेंट करते हैं कि बाकी बचे दिन के लिए कई बार वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्रॉअर और एक नया बिल बना देता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बेसिकली रिवीजन है पूरे कंसेप्ट का। जैसे पुराना बिल बनाते हैं वैसे ही नया बिल बनाते हैं, पर उससे पहले एक कैंसिलेशन की एंट्री करनी पड़ती है। क्यों? अब पुराना बिल तो इनवैलिड हो गया जब वो पैसा दे ही नहीं पा रहा है, तो अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक नया बिल बनाने के लिए। कौन? ड्रॉई, जो डेटर है, वो क्रेडिटर से रिक्वेस्ट कर रहा है एक नया बिल बनाने के लिए, क्योंकि अभी उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उस केस में कैंसिलिंग द ओरिजिनल बिल, इसकी क्या एंट्री होगी? ड्रॉअर्स के बुक में, ड्रॉई के बुक में। ये क्रेडिटर होता है, ये डेटर होता है। तो बहुत सिंपल है। जब ओरिजिनली बिल हमने सीखा था, जैसे ही बिल जनरेट होता है या बिल एक्सेप्टेंस मिलती है, तो डेटर की एंट्री क्या होती है? डेटर की एंट्री ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होती है? बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। कब? जब बिल एक्सेप्ट हुआ था, जब बिल आया था, जब बिल एग्जिस्टेंस में आया था, है ना। इनिशियली जब क्रेडिट सेल हुई, फिर वो डेटर बना, डेटर ने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया, तो डेटर की जगह बिल्स रिसीवेबल आ गया, तब एंट्री हुई थी बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। ठीक है। तो या बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, जो भी उसका नाम होगा ना, यहाँ ड्रॉई हम लिख देते हैं, यहाँ तो नाम होगा कोई ना कोई, तो वो एंट्री थी बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। लेकिन अब क्योंकि बिल को ख़त्म करना है, कैंसिल करना है, तो ये वापस से ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, ये कैंसिलेशन एंट्री है। जो ओरिजिनल एंट्री थी बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, बस उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये एक एंट्री है, बहुत बेसिक सी एंट्री है। सिमिलरली ड्रॉइस की बुक में क्या एंट्री होती थी? ड्रॉअर टू बिल्स पेएबल, उसको रिवर्स कर दिया बिल्स पेएबल टू ड्रॉअर। अब ड्रॉअर वापस से क्रेडिटर बन गया और बिल्स पेएबल ख़त्म हो गए। यहाँ पे भी ड्रॉई वापस से डेटर बन गया और बिल्स रिसीवेबल ख़त्म हो गया, पुराना बिल ख़त्म। अब और क्या क्या होना है? नया बिल भी बनाएंगे, पर उससे पहले और क्या क्या चीज़ हो सकती है? हो सकता है ड्रॉई पार्ट पेमेंट कर दे। मान लीजिए 5000 का बिल था, तो ड्रॉई ने मान लीजिए उसमें से 2000 दे दिया, 3000 का नया बिल बनाया, तो वो 2000 जो मिले हैं ड्रॉअर को, उसके लिए वो क्या एंट्री करेगा? कैश और बैंक टू ड्रॉई। और ड्रॉई की बुक्स में क्या होगी? क्योंकि उसने पैसा दिया है, उसके पास कैश इज़ गोइंग आउट, तो उसमें टू कैश और बैंक हो जाएगा। और यहाँ पे हु इज़ द रिसीवर? ड्रॉअर इज़ द रिसीवर। ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। तो ये तो हो गई पार्ट पेमेंट की। अब बचा, जो पैसा बचा, मान लीजिए 3000 बचा, तो वो 3000 का एक फ्रेश बिल बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और इसके केस में ड्रॉअर टू बिल्स पेएबल, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहले एंट्री देखी थी जब ओरिजिनली बिल इशू हुआ था या बिल एक्सेप्ट हुआ था, तो यही एंट्रीज थी, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई और ड्रॉअर टू बिल्स पेएबल, यही एंट्रीज थी। ये दोबारा एक बिल आया तो उसमें भी यही एंट्री हो गई। एक एडिशनल एंट्री इसमें ये हो सकती है, देखिए, नोटिंग चार्जेस अगर डिसोनर का केस है
उसके बाद रिन्यूअल हुआ है तो नोटिंग चार्जेस भी हो जाएगी, वो हमने डिसओनर के केस में देखा है। यहाँ पे नॉर्मली नोटिंग चार्जेस का इसीलिए कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है, आपस में डिस्कशन से होता है, भरोसे से होता है, तो इसीलिए यहाँ पे नोटिंग चार्जेस की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। अगर डिसओनर है तो फिर नोटिंग के चार्जेस और अगर दिए हैं तो हम लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस तरह की 4 एंट्रीज होती हैं, एक कैंसिलेशन की, एक कुछ पार्ट पेमेंट मिलने की, एक नया बिल बनाने की, और एक होती है इंटरेस्ट की, कि बाय चांस और अगर इन केस द ड्रॉअर वांट्स कि आगे का एक्सटेंड करने के लिए उसे कुछ इंटरेस्ट चाहिए, आगे पीरियड ड्यूरेशन एक्सटेंड करने के लिए उसको कुछ इंसेंटिव चाहिए, कुछ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके लिए वो इनकम हो जाएगी। तो ड्रॉई टू इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है ये, और ये हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इसके लिए तो एक्सपेंस हो गया, इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉई को, तो उसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इसके लिए इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉई है, ड्रॉई अकाउंट में पैसे अब उसे और ज़्यादा देने हैं तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉई टू इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस और किसे देने हैं, ड्रॉअर को, तो इसका क्रेडिटर वाला अमाउंट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए 3000 का बिल नया, 2000 5000 में से 2000 दे दिए, 3000 का नया बिल बन गया, पर उस 3000 पे मान लीजिए कुछ उसने इंटरेस्ट ले लिया से 300 रुपीज़, तो अब उसको 300 रुपीज़ भी देने पड़ेंगे। तो कुल बिल कितने का बन जाएगा, 3300 का। समझिए कैसे, पहला बिल था 5000 का, उसमें से 2000 पे कर दिए, बचे 3000, तो नया बिल 3000 का बनना चाहिए। बट अगर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है तो अब उसको कुल मिलाकर कितने देने हैं ड्रॉअर को, 3300। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा अमाउंट ड्रॉअर टू बिल्स पेएबल 3300, यहाँ बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई 3300। अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। चलिए देखते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें एक्स, ये एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक्स सेल्स गुड्स फॉर 40,000, तो एक्स ने गुड्स बेचे 40,000 के और एक बिल दिया जो वाई ने एक्सेप्ट किया, और उसको एक्स ने डिस्काउंट करवाया 4 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी को तो बिल बना और 4 जनवरी को डिस्काउंट कराया 6% पे। तो पहला केस तो ये बैंक से डिस्काउंटिंग का हो गया। दूसरा है इसमें डिसओनर हुआ, एक्सेप्टेंस इज डिसओनर, ठीक है। फिर नोटिंग चार्जेस, तीसरी चीज़ इसमें 200 रुपीज़, और 4 अप्रैल जो कि ड्यू डेट है उसमें वाई ने एक नया बिल एक्सेप्ट किया टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ गया। अब देखिए हमने देखा था रिन्यूअल ऑफ बिल जब म्यूचुअल कंसेंट से हुआ, यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल तो हुआ लेकिन पहले डिसओनर हो गया फिर रिन्यूअल हुआ। मतलब डिसओनर के बाद एक चीज़ तो होती है कि वाई ने पैसा देने से ही मना कर दिया, पर यहाँ पे वाई ने पैसा देने से मना नहीं किया, उसका बिल डिसओनर हो गया और उसने बाद में फिर एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, और एज अ पेनल्टी उसने इंटरेस्ट भी देना एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने इंटरेस्ट भी एक्सेप्ट किया 12% पर एनम पे, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो देखते हैं एक्स की बुक्स में एक्स कौन है, ड्रॉअर है। तो एक्स की बुक्स में जब एंट्री होगी वाई टू सेल्स, ये रूटीन एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल टू वाई 40,000। अब देखिए यहाँ से मेन एंट्री शुरू होती हैं। जनवरी 4 को डिस्काउंटिंग करवाया बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकाले, 40,000 का बिल था 6% पे और 3 महीने के लिए, तो 6/100 इंटू 3/12, तो ये आ गया 600 रुपीज़ टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000, ठीक है। अब अप्रैल 4 को क्या हुआ कि ये बिल हो गया डिसओनर। तो जब डिसओनर हुआ तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे ना वाई को यहाँ पे इस जगह बिल्स रिसीवेबल टू वाई, जब यहाँ ओरिजिनली वाई एक डेटर था, फिर बिल्स रिसीवेबल मिले तो वाई का अकाउंट क्लोज कर दिया, लेकिन जब बिल पे डिफ़ॉल्ट हो गया तो वाई को वापस से डेटर बना लिया गया, ठीक है ना। तो वाई को डेबिट कर दिया टू बैंक, क्योंकि अब बैंक से पैसा निकल गया, बैंक तो पैसा ले लेगा ना, एक्स से पैसा ले लेगा बैंक, जब बैंक को वाई नहीं देगा तो एक्स के पास से तो गया पैसा 40,200 नोटिंग चार्जेस का भी गया,
तो y को अब देने पड़ेंगे 40,200। पहले देने थे 40,000 पर अब नोटिंग चार्जेस भी हो गया, तो y को अब देने पड़ेंगे 40,200। लेकिन अप्रैल 4 को ही y ने एक नया बिल दिया, तो उसमें उससे पहले ये अपन मान के चलें कि जो इंटरेस्ट है वो भी उसी बिल में ऐड होगा, जो अब वो इंटरेस्ट देगा वो भी उसी नए बिल में ऐड होगा। तो y टू इंटरेस्ट गेन है यहाँ पे, ठीक है, और y से लेना है, तो y का जो डेबिट अमाउंट है वो बढ़ गया, y का जो डेट है वो बढ़ गया, y अभी डेटर है और उसका डेट हो गया बढ़ के 1206 से वो डेट बढ़ गया। तो 1206 कैसे आया? 40,200 को उसको पेमेंट करना था। अब रेट क्या है? 12% पर एनम, ठीक। और कितने महीने का बिल है ये? न्यू बिल एट 3 मंथ्स, 3/12, इस तरीके से ये हो गया 1206, ठीक है। तो अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम वाई फॉर 3 मंथ, या तो पूरा डिटेल में लिख दीजिए या फिर छोटा सा इंटरेस्ट ड्यू लिख दीजिए। ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क का है। नरेशन तो सब में लिखना है, पर आप शॉर्ट नरेशन लिखें कि पूरा लिखें डिटेल्ड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, कितना टाइम आपको उसको देना है। और फाइनली जब इंटरेस्ट भी आपने कैलकुलेट कर लिया, वो भी जोड़ दिया वाई के अकाउंट में, आपने वाई को डेबिट कर दिया। अब फाइनली वाई से लेना है आपको 40,200 प्लस 1206, उतने अमाउंट का एक नया बिल बना दिया अप्रैल 4 को। उसको अपन 2 लिख देंगे, बिल्स रिसीवेबल 2 है ना, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो ओरिजिनल में और इसमें। तो ये बिल्स रिसीवेबल 2 बिल्कुल ऐसी ही एंट्री जो बिल्स रिसीवेबल 2y किया था, अब ये बिल्स रिसीवेबल 2y हो गया, ठीक है। कितना अमाउंट? 41,406, ठीक है। कैसे आया ये 41,406? 40,200 प्लस 1206, ठीक है। तो ये एक नया बिल आ गया। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, इसको डिटेल में आप लिख सकते हैं नरेशन। न्यू एक्सेप्टेंस बिल रिसीव्ड, ये शॉर्ट में हो गया। तो इस तरीके से रिन्यूअल का केस बिल्कुल सेम है। आप पहले डिसऑनर की यूजुअल एंट्री करी जैसे पहले करते थे, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कैंसिल कर दिया है ना, यहाँ पे वाई का अकाउंट कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ तक की तो रूटीन एंट्रीज थी। ये दो नई एंट्रीज नहीं है, इसमें इंटरेस्ट की एंट्री है और ये नया बिल जनरेट और नया बिल इशू करने की एंट्री है। बहुत कुछ इसमें नया नहीं है, बट एक रिवीजन भी हो गया है और एक नए टाइप का क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है। लास्ट में अब हम लोग रिबेट वाला टॉपिक देखते हैं और फिर इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग इसमें वाई की बुक्स में भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, बट मैंने ऐड कर दिया है इसमें। वाई के केस में अगर हम देखेंगे तो वाई के केस में वही रूटीन एंट्रीज, परचेजेस टू एक्स टू बिल्स पेबल, अब ये जनवरी 4 को बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस, बस ये फ़र्क हो जाता है। वाई के केस में एक्सपेंस बन जाता है, तो वाई के केस में नोटिंग चार्जेस भी ऐड हो गया डेबिट में। बिल्स पेबल 40,000, नोटिंग चार्जेस 200, 2x को देने हैं उसको 40,200। अब इसके केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो हमने कर ही लिया है। इंटरेस्ट 2x 1206 एंड फाइनली x टू बिल्स पेबल 41,406। ये रूटीन एंट्रीज हैं, बस फिर भी मैंने इसको एक बार बता दिया जिससे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हम देख लें। तो रिन्यूअल ऑफ बिल के बाद जो ये लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है डिस्कशन का, वो हम कर लेते हैं। इसमें ये कंसेप्ट है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो देखिए, एक केस था डिसऑनर ऑफ बिल का, जिसमें कि ड्रॉई बिना बताए लास्ट मोमेंट पे धोखा दे देता है, पैसा नहीं देता है। तो उस केस में नोटिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, लीगल एक्शन की बात देखी जाती है। दूसरा केस था रिन्यूअल ऑफ बिल, जब ड्रॉई के पास पैसे नहीं होते हैं किसी कारण से और म्यूचुअल कंसेंट से एक नया बिल बना दिया जाता है ड्यू डेट पे। ये एक अगला तीसरा एकदम अपोजिट केस है, जब ड्रॉई समय से पहले पैसे दे देता है। अभी तक पहले दो केस थे डिसऑनर और रिन्यूअल के, कि जब ड्रॉई के पास ड्यू डेट पे भी पैसा नहीं होता है और वो या तो पैसा नहीं देता है या बिल आगे बढ़वा लेता है। यहाँ पे वो समय से पहले पैसा देने के लिए तैयार है। तो ऐसे केस में ड्रॉअर को भी कुछ इंसेंटिव देना रहता है। ड्रॉअर को पैसा मिल रहा है, जल्दी पैसा मिल रहा है, जो 3 महीने बाद मिलने वाला था हो सकता है वो 1 महीने बाद मिल गया। तो ड्रॉअर को पैसा मिल रहा है तो उसका फ़ायदा हो रहा है। तो क्योंकि उसका फ़ायदा हो रहा है तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता है ड्रॉई को। तो ड्रॉअर की बुक्स में किस टाइप की एंट्री होती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आया, डिस्काउंट अलाउड या रिबेट, यहाँ उसके लिए एक्सपेंस है ना, उसने डिस्काउंट अलाउ किया, जितना पैसा मिलना था उससे थोड़ा कम ले रहा है वो।
तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे उसके लिए एक्सपेंस है, तो ड्रॉवर की बुक्स में रिबेट को हम डेबिट करेंगे। टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो देखिए कैश टू बिल्स रिसीवेबल तो रूटीन एंट्री है जो मैच्योरिटी पे पास होती थी, हमने जो देखा था। लेकिन इस केस में मैच्योरिटी से पहले पेमेंट आ रहा है तो कैश टू बिल्स रिसीवेबल तो ठीक है, लेकिन रिबेट जो दिया है वो भी आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल में तो पूरा अमाउंट आ जाएगा बिल का। कैश में उतना जितना मिला है और रिबेट में उतना जो डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल 5000 का बिल है तो 5000 यहाँ आ जाएगा, 100 रुपीज़ का मान लीजिए रिबेट है तो 100 यहाँ आ जाएगा, और जो कैश मिला वो कितना मिला 4900। अब इनके केस में क्या होगा, बिल्स पेएबल टू कैश, ये तो रूटीन एंट्री है, टू रिबेट 100 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे, इनके पास से 4900 जा रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और बिल्स पेएबल पूरा 5000 का कैंसिल हो रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इनके लिए फ़ायदा है, ड्रॉई के लिए फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि उसको रिबेट उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके केस में क्रेडिट होगा। अब इस पर भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर का सारा जो भी कंसेप्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलिए इस टॉपिक का अब एक फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो जाएंगे। मेनली ये है रिबेट का क्वेश्चन, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, इसका क्वेश्चन है, बट इसमें और भी कुछ कंसेप्ट्स फिर से यूज़ हुए हैं। तो देखते हैं इसमें, लीना सोल्ड गुड्स टू मीना ऑन 1 मार्च, ठीक है, उसने 68,000 का गुड्स बेचा और टू बिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, टू बिल्स उसने इशू किए ऑफ इक्वल अमाउंट। लीना इमीडिएटली डिस्काउंटेड, अच्छा एक बिल तो डिस्काउंट करवा लिया, द फर्स्ट बिल। दूसरा बिल देखते हैं, फर्स्ट बिल विद बैंक एट 12%, ठीक है, 12% में पहला बिल तो डिस्काउंट करा लिया, द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ओके, ये जो डिस्काउंट करवाया था बिल ये हो गया डिसऑनर्ड, तो ये एक तो डिस्काउंटिंग का केस हो गया, डिसऑनर्ड का केस हो गया, नोटिंग चार्जेस भी आ गए। बट देखिए सेकंड बिल वॉज रिटायर्ड ऑन 4 मई, तो ड्यू डेट पे रिटायर्ड किया, क्योंकि 3 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स, तो ड्यू डेट कब आएगी इसकी 1 मार्च के बाद, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो 4 जून आएगी एक्चुअली ड्यू डेट। बट यहाँ क्या कह रहे हैं, सेकेंड बिल वॉज रिटायर्ड ऑन 4 मई, मतलब 1 महीने पहले, ठीक है। देखिए 3 मंथ्स का बिल है, 1 मार्च को इशू हुआ, 3 मंथ्स का बिल है तो 4 जून आएगी मैच्योरिटी डेट, बट सेकेंड बिल वॉज रिटायर्ड ऑन 4 में, 1 महीने पहले, एग्जैक्टली 1 महीने पहले रिटायर किया वो बिल या पे कर दिया उसका पैसा, तो उसमें रिबेट मिला 6% पर एनम विद म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब जर्नलाइज करना है, तो बुक ऑफ लीना, लीना ने गुड्स सोल्ड किया, लीना ड्रॉअर है, तो ठीक है, मीना टू सेल्स हो गया पहला, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से हम लिख दें क्योंकि 2 बिल्स हैं, टू मीना, एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब मार्च 1 को क्या एंट्री हुई, मार्च 1 को बैंक अकाउंट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कराया पहला बिल, तो ठीक है बैंक से पैसा आ गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे हो गए, कट गए, और ये जो है डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट किए, 34,000 कैसे आया, दोनों बिल 34,000 के हैं, टोटल है 68,000 का, इक्वल अमाउंट लिखा है, टू बिल ऑफ इक्वल अमाउंट, 34,000 के 2 बिल्स हो गए, ठीक है। तो उस 34,000 में 3 मंथ्स के लिए 3/12 इंटू 12% पर एनम, 12% पर एनम इंटू 12/100 करेंगे तो 1020 आएगा, और इस तरीके से ये बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है। अब May 4 को क्या एंट्री हुई, May 4 को एक बिल जो है वो रिबेट मिला उस पर और उसको उसने रिटायर कर दिया, बिल पे कर दिया। 4 मई को कैश मिला लीना को और रिबेट अलाउ किया उसने 170 रुपीज़, 2 बिल्स रिसीवेबल, नंबर 2, नंबर 1 तो ये है, नंबर 2 वाला जो बिल है उस पे, नंबर 1 तो डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, नंबर 2 जो बिल है वो रखा था लीना ने अपने पास, तो उसका पेमेंट हो गया 1 महीने पहले, जून 4 की जगह मई 4 को उसका पेमेंट हो गया, तो ये बिल यहाँ पे क्लोज हो गया, फाइनली पैसा आ गया, बिल क्लोज। और रिबेट कैसे कैलकुलेट किया, 34,000 पे 6% 1 महीने के लिए, 1 महीने पहले दिया ना 4 मई, और जून 4 इज़ द मैच्योरिटी डेट, तो 1 महीने पहले पे हो गया, तो इस तरीके से रिबेट कैलकुलेट किया। ओके, अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल एंड रिबेट अलाउड।
फाइनली जून 4 को एक बिल डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री मीना टू बैंक। अब तो ये हम लोगों को समझ में आने लगा होगा, डिसऑनर के केस में मीना को जो फ्री किया था बिल जब मिले थे यहाँ पे, तो मीना को वापस से डेटर बना लिया है और ऑब्वियसली बैंक पैसा ले लेगा। तो 34,055, इसमें कैसे 34,000 का बिल था, 55 नोटिंग चार्जेस थे, तो ये अमाउंट अब मीना से लेना है 34,055, जो कि बैंक से निकल गया है लीना के बैंक से। बैंक को मिल जाता पैसा तो ठीक है, नहीं तो अब वो लीना को देना पड़ा। ठीक है, तो डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल नंबर 1 डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। फाइनली जर्नल ऑफ मीना, इसके केस में तो वही है, परचेज टू लीना 68,000 रूटीन एंट्रीज, एंड देन लीना टू बिल्स पेबल नंबर 1 बिल्स पेबल नंबर 2 34,000 का May 4 को एक बिल पे कर दिया। इसके केस में देखिए रिबेट, ये है नई एंट्री, बिल्स पेबल नंबर 2 अकाउंट 34,000 पूरा बिल का अमाउंट, टू कैश दिया कितना 33,830 और रिबेट मिला मींस गेन हुआ, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ टू रिबेट अकाउंट 170 एक्सेप्टेंस रिटायर्ड अंडर रिबेट। एंड जून 4 को क्या हुआ, एक बिल डिसऑनर हो गया, तो उसके लिए आ गया बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लीना। अब लीना फिर से क्रेडिटर बन गई है, तो ये हो गया 34055 34,000 और इसके लिए एक्सपेंस है तो ये 55, बिल डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस बीइंग ₹55। इस तरीके से हमने ये सारे जो हैं टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए, सारे कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के कवर कर लिए। तो ये लेक्चर मैं अब यहीं क्लोज करता हूँ। हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, MBA फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में CFA भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा, और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।